चलो, तो प्रोसेस स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोगों ने क्या थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रोसेस माने किसी भी चीज को करने का प्रोसीजर, तरीका। तो इसमें बेसिकली सारा हमारा प्रोसेस आएगा कि हम कैसे एक टेस्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे बिफोर अप्लाइंग इट एक्चुअली, ठीक है ना, ऑन द स्टूडेंट्स या ऑन द एम्प्लॉइज। समझ में आया? तो इसमें हमने ये टेस्ट को 3 बड़े बड़े डिवीजन में डिवाइड किया था। पहला क्या लिखवाया था मैंने? टीचर्स मेड टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यही लिखवाया था ना शायद। यस मैम। सेकंड था नॉर्म रेफर्ड टेस्ट, एनआरटीज वर्सेस सीआरटीज। यस मैम। ओके। और तीसरा क्या था? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। यस मैम। चलो, तो पहली हेडिंग डालो आज, टीएमटी, टीचर मेड टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। डाली हेडिंग? हाँ मैम। चलो, नाम से कुछ तो भी समझ में आ रहा होगा ना। टीचर्स मेड टेस्ट जो हुआ वो एक क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर या सब्जेक्ट मेंटोर वो बनाएगा आपके लिए क्लास रूट लेवल पे, ठीक है ना। उसका ऐसा कोई स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं होगा कि चलो 10 सवाल डाल दिए कोई से भी रैंडमली सिलेबस में से या टॉपिक में से, ठीक है। उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है, कैसे भी डाल दिए कि पहले हार्ड डाल दिए फिर उसके बाद में थोड़ा इजी डाले, या पहले इजी पूछना शुरू किया फिर हार्ड क्वेश्चंस पर आए, ठीक है ना। टीचर्स मेड टेस्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर्स विल, कि वो कैसे पूछना चाहते हैं। वो चाहे तो उसे ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, चाहे तो सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो केवल वर्बल भी हो सकता है, ठीक है ना, खाली ओरली भी पूछा जा सकता है। तो दे जो स्टैंडर्डाइज नहीं है दे आर ऑल टीचर्स मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है? वेयर एज उसमें स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस होते हैं कि इतने से इतना सिलेबस लिया जाएगा, इतना ड्यूरेशन होगा, ये सब्जेक्ट या टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा, ये टॉपिक इतने मार्क्स का है तो इतने का ही रहेगा। अब आप उसमें घुमा फिरा के कैसे भी दे दीजिए, ठीक है ना। या फिर क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज एक्सक्लूड करनी है। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं दे आर वेरी मच नॉर्म स्पेसिफिक, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। लेकिन जो टीचर स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं दे टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप क्या चाहते हैं उसमें डालना, ठीक है ना। अब टीचर्स मेड टेस्ट में क्या है? जरूरी नहीं है कि उसने जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा वो ही सेम क्वेश्चन वो किसी और से पूछे, क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया इतना? कोई यस नो भी बोल दिया करो। हाँ मैम आ गया। चलो, अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। लिखो, इन अ टीचर्स मेड टेस्ट, इन अ टीचर्स मेड टेस्ट they are designed for they are designed for applying on a restricted area, applying on a restricted area and and situation and situation within the location of a classroom, within the
Location of a classroom. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. They do not have any specific purpose. They do not have any specific purpose or criteria used for its construction. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. They are not rigid. And they have open number of choices. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. The criteria of marks or evaluation is under the control of the ruling teacher. And Ruling. teacher, TEACHER, teacher or mentor, and they do not support the upgradation of a child. But are important for grading system. लिखा. हाँ मैम, लिख लिया. यस. समझ में आया? पढ़ो जरा 1 मिनट के लिए. समझ में आया कुछ? यस मैम. लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि वो अपग्रेडेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. मतलब कि टीचर का टेस्ट बनाया हुआ आप क्लास में देके अगली कक्षा में नहीं जा सकते, लेकिन वो ग्रेडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ग्रेडिंग होगी. होता है ना, क्लास टेस्ट होते हैं तो टीचर एक दिमाग में एक ग्रेड बना लेता है एक बच्चे के लिए, है ना, कि इसको आता है, इसको नहीं आता है, तो इसको आगे लेकर आओ, पढ़ाओ, उसका लेवल अप करो. ठीक है. और जब ग्रेड्स देते हैं टीचर तो दिमाग में रखते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास में आया था, किसने क्लास अटेंड करी, किसने लिखा नहीं लिखा, कौन टेस्ट देने नहीं आया. ठीक है ना, सारी चीजें दिमाग में रखी जाती हैं फॉर पर्सनल ग्रेडिंग. लेकिन उसका आपके अपग्रेडेशन से कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. अब इसी में आगे लिखो
standardized test, standardized test. लिखो, these are commercially produced, these are commercially produced for adhering the meticulous procedure, for adhering the meticulous, meticulous, meticulous procedure to achieve demands of objective and accuracy, to achieve demands of accuracy and objectives. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, standardized tests are meant to be used at a higher functional level, crossing the barriers of classroom, institutions, or even the nationality. Classrooms, institutions, or even the nationality. हाँ जी, ये समझ में आया? कोई बोलेगा? हाँ मैम, समझ आ गया है कि क्या समझ में आया? जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये आज मेरे घर में 2 शैतान आए, ये पढ़ा नहीं देंगे। चलो, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, दीज आर बेसिकली डिजाइंड एट अ हायर लेवल, ठीक है ना? ये क्लासरूम, इंस्टीट्यूट, इन सबसे अलग होते हैं। जितने भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए या फिर इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, दे ऑल अकाउंट अंडर स्टैंडर्डाइज मेजर्स, ठीक है? समझ में आई ये चीज? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या था? नॉर्म रेफर्ड एनआरटीज एंड सीआरटीज। एनआरटी वर्सेस सीआरटी। हाँ, चलो हेडिंग डालो, एनआरटीज वर्सेस सीआरटीज। पहला लिखो इसमें, norm referred test are the test that are used to discriminate between
between the high achievers and low achievers. High achievers and low achievers. मैम ये नॉन रेफर्ड टेस्ट है ना? हाँ, नॉर्म, NORM, नॉन नहीं, ठीक है। ठीक है। यस मैम। हाँ, नॉर्म, सर्टेन नॉर्म्स, NORM, नॉर्म रेफर्ड टेस्ट। तो ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं हाईएस्ट अचीवर से जब हम लोग कंपेयर करते हैं लोएस्ट अचीवर को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दिया, अचीवर दोनों ही है, चाहे हाईएस्ट है चाहे लोएस्ट है, ठीक है। तो लोएस्ट को भी अचीवर क्यों बोला गया है? कि भाई उसने कुछ तो अचीव किया ही है, अब उसकी कमियों को दूर करके, ठीक है ना, हम उसे क्या क्या रेमेडियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर मेकिंग हिम या कैटेगराइजिंग हिम अगेन इन द हायर अचीवर, ठीक है। इसीलिए नॉर्म रेफर्ड टेस्ट बोला जाता है कि सर्टेन नॉर्म्स डिसाइड करे जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन हमें निकालना है, तो लोएस्ट अचीवर्स को भी उसी रेंज में लेकर आना है, ठीक है। लिखो इसमें आगे, these tests focus on these tests focus on the level of the students, on the level of the students in relation to their caliber to other students, in relation to their caliber with other students. ठीक, कैसे? कैलिबर क्या होता है? कैलिबर का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। हम कहते हैं ना कितना कैलिबर है तुम पे काम करने की। कैलिबर होता है, हाँ, क्षमता, हाँ, क्षमता, हाँ, आपकी कितनी एबिलिटी है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है ना। तो जब हम एक क्लास की बात करें तो सबका कैलिबर सेम नहीं होता है भाई, कुछ लोगों को देख के याद होता है, कुछ को लिख के याद होता है, कुछ को रट के याद होता है ना। तो तीनों में ही डिफरेंस हो गया, तीनों ही अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स हो गए, है ना। सुन के समझ के याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, लिख के याद करने वाले हैं, तो तीनों ही कैलिबर अलग हो गए। तो यहाँ पर भी हम सर्टेन नॉर्म्स सेट करते हैं, ठीक है। अगेन ये एक क्लास रूट लेवल का टेस्ट है, ठीक है ना। जब आप अपने क्लास रूम में बैठ के डिसाइड करते हो कि भाई कौन सा बच्चा होशियार है, सुरभि होशियार है, सीमा होशियार है, हाँ, तो फिर और मैं क्यों नहीं होशियार हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर, तो मुझे उनके लेवल तक लेकर आना, ठीक है ना। सर्टेन क्राइटेरिया सेट करना कि अच्छा हो सकता है ये प्रोसीजर सही नहीं हो रहा है तो हम दूसरा प्रोसीजर अपनाएं, उससे शायद जो हमारे लो अचीवर्स हैं वो हाई अचीवर्स की रेंज में आए, ठीक है ना। तो अगेन ये केवल एक डिस्क्रिमिनेटिंग टेस्ट है, इसके बेसिस पे अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस समझना। अब नेक्स्ट लिखो, क्राइटेरिया रेफर्ड टेस्ट, CRTs। ये वाला समझ में आया ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, CRT। इसमें लिखो, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू the purpose of this test is to assess the objectives. Ma'am, the purpose of this test Is to assess
the objectives like behavioral difference, comma, adjustability of a student, and his learning capabilities. ठीक, तो जो क्राइटेरिया बेस्ड हमारे टेस्ट होते हैं, दे आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? हमने देख के, सुन के, समझ के स्टूडेंट्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया. ठीक है ना? जैसे बिहेवियर क्या है, बिहेवियरल चेंजेस क्या आ रहे हैं. जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, भाई ये क्लास नहीं करनी, सच अ बोरिंग क्लास, आई डोंट वांट टू डू इट, आई फील स्लीपी इन द क्लास, है ना? फिर दूसरे बच्चे को, एक बच्चा बहुत अटेंशन दे रहा है, एक बच्चा सो रहा है, तो जो सो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी ग्रेडिंग कम होगी. ठीक है ना? फिर एबिलिटी कितनी है, ग्रास्पिंग पावर ऑफ एनी स्टूडेंट, कौन कितनी जल्दी समझ रहा है, किसको 2-3 बार में समझ में आ रही है वही चीज. ठीक है ना? किसको टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा है, किसको टीचर का पढ़ाया नहीं आ रहा है समझ में. वो जब खुद से उसको रिपीट पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके समझ में आता है. ठीक है ना? तो दीज ऑल आर ग्रास्पिंग पावर्स. तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करती हैं. एंड अगेन, ये भी एक कोई अचीवमेंट टेस्ट नहीं है, ना कोई पासिंग ग्रेडिंग मार्क्स का टेस्ट है कि इसके बेसिस पे आपने बच्चे को आगे अपग्रेड कर दिया, जिसको ज्यादा समझ में आया वो अगली कक्षा में चला गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना? उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज रिटन एग्जामिनेशन पास करना ही पड़ता है. बट दीज टू आर बेसिक क्लास रूट या क्लासरूम लेवल टेस्ट. समझ में आया बेटा जी? यस मैम. ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या थी? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. यस मैम. ओके, लिखो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टेस्ट. डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट टेस्ट. टेस्ट. ये बहुत सिंपल है. डाइवर्जेंट का मतलब होता है सब्जेक्टिव और कन्वर्जेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव. होते हैं ना सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट. यस मैम. कोई एग्जाम्पल दो जरा, अच्छा सा, बढ़िया सा, कॉमन सा. मैम जो जैसे कॉलेज में हम लोग जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वो कन्वर्जेंट हो गया, और जब कॉलेज में हम लोग आ गए तो उसमें हम लोग जब पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वो डाइवर्जेंट हो गया. वेरी गुड, खुशी हुई मुझे जान के, समझ में आया बच्चों को. हाँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टिक मार्क वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, हाँ, एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स होते हैं, या अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, दे ऑल आर बेसिकली कन्वर्जेंट एग्जाम्स. ठीक है? और जितने भी थ्योरी के पेपर होते हैं जिनमें हमें लिख के एग्जाम देना पड़ता है, हाँ, वो सारे होते हैं हमारे डाइवर्जेंट एग्जाम्स. ठीक, ये तो आप सबको समझ में आ गया. अब मुझे ये बताओ, इसमें दोनों में, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में, बेटर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मी डाइवर्जेंट. वो वो बेटर है. अच्छा, क्यों? कन्वर्जन मैम दोनों की हाँ, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं मैम. डाइवर्जेंट इस पॉइंट से भी अच्छा है कि हमें जो आता है हम उसमें वो लिख सकते हैं. कन्वर्जेंट में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रिसाइसली कहीं से भी पूछा जा सकता है. राइट. और कोई प्रकाश डालना चाहेगा?
देखो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि यू हैव डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अगर आप अपनी बात को एक शब्द में नहीं समझा पा रहे हैं, स्टिल यू कैन बीट अराउंड द बुश, थोड़ा बहुत आगे पीछे समझाओगे और अगर टीचर को समझ में आया तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है ना। वहां तुम्हारा ये नहीं चलेगा कि हम टीचर को पहले से जानते हैं या टीचर ने हमें पढ़ाया है ना, या वो हमें समझती है या मुझे इसके आसपास कुछ आता है, समझ आया। वहां तो सिर्फ पास और फेल, ठीक है। इसीलिए डाइवर्जेंट आर बेटर थ्रू द प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एंड कन्वर्जेंट आर बेटर थ्रू द प्रोस्पेक्टिव ऑफ टीचर, ठीक है ना। इतना लंबा जो तुम लोग लिखते हो राम कहानी, वो पढ़ने से अच्छा है टिक है, सही है तो सही, गलत है तो गलत, और तुरंत कॉपियां चेक हो जाती हैं, रिजल्ट आउट हो जाता है ना। डाइवर्जेंट में क्या है, 1 महीना पहले पेपर दिया है, 4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि तान्या ने बताया, दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, टीचर के पर्सपेक्टिव से और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो चलो समझ में आया, लिखें थोड़ा सा। Yes, ma'am. लिखो। पहला लिखो, डाइवर्जेंस असेसमेंट, divergent assessment are those which range to answer a vast concept in the own knowledge of student, whereas in convergent assessment there are only two solutions. And the answer does not lie beyond that. For example, the basic entrance examinations are based on convergent assessment, as they are easy to correct, and results comes out in a definite time period, whereas in a divergent system,
the results are delayed because of huge subjective material, because of huge subjective material. But a student gets but a student gets his or her freedom of explanation. A student gets his or her freedom of explanation. explanation ही बोला ना मैंने पहले भी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो समझ में आया. Yes, ma'am. अब इसमें आप अपने भी और पॉइंट्स चाहो तो ऐड कर सकते हो कि डाइवर्जेंट स्टूडेंट फ्रेंडली है, कन्वर्जेंट टीचर फ्रेंडली है, डाइवर्जेंट में टाइम लगता है, कन्वर्जन में टाइम नहीं लगता है रिजल्ट आने में, डाइवर्जेंट में स्टूडेंट एक्सप्रेशन अच्छा होता है, कन्वर्जन में तो यस और नो होता है. ठीक है. और डाइवर्जेंट में देर इज मोर ऑफ पेपर यूज, कन्वर्जन में देर इज नो यूज ऑफ पेपर. ठीक है. क्यों? अभी तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, एग्जाम्स होते हैं, और अगर पेपर यूज है भी तो लेस एज कंपेयर टू डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट में तो तुम कॉपियां भरने लग जाते हो, जितनी मैक्सिमम कॉपी भरोगे उतना मैक्सिमम नंबर मिलेगा. ये कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है ना. तो आप इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं. कर लोगे ना? लिखवाना तो नहीं पड़ेगा मुझे. No, ma'am. चल, ये तीनों पॉइंट समझ में आए. यस मैम. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट उसमें बढ़ेंगे, वो है हमारे अचीवमेंट टेस्ट. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हेडिंग डालो अचीवमेंट टेस्ट. अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट से आप क्या समझते हो? अचीवमेंट क्या होता है? कोई बोलेगा? मैम गोल को अचीव करना, जैसे कुछ भी अचीव करना इज अचीवमेंट. ठीक है. एक क्लास पास करके दूसरी कक्षा में जाना इज अ बिगर अचीवमेंट, है ना. या किसी एंट्रेंस को पास करना इज अ ग्रेट अचीवमेंट. तो अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली आर दोस टेस्ट जो आपके अपग्रेडेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. समझ में आया बेटा जी? ये क्लास रूट लेवल से उठकर आपको अपग्रेड करते हैं. Yes, ma'am. ठीक. यस मैम. चलो, तो इसकी डेफिनेशन लिखो अचीवमेंट टेस्ट आर the ones those are made to specify certain standards
that are difficult to achieve, certain standards that are difficult to achieve, especially at a complex level of learning, especially at a complex level of learning. Especially at a complex level of learning. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें डेफिनेशन के बाद. These tests can be either norm referred or criterion referred or criteria referred. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. नॉर्म रेफर्ड emphasize on individual differences that is comparison of students, with each other. Whereas in a criteria based performance are compared more logically and at a certain level. More logically and at a certain level. लिखा बेटा? यस मैम. यस मैम. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? इतना कुछ लिखा अभी हमने अचीवमेंट टेस्ट में. मैम थोड़ा थोड़ा आया. जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये हमारे अपग्रेडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है? कैसे? अपग्रेडेशन के लिए हमारे 2 टेस्ट पहले भी इंपॉर्टेंट थे. एक तो नॉर्म रेफर्ड और एक क्राइटेरिया रेफर्ड. ठीक है? नॉर्म में हम लोग क्या कर रहे थे? हम 2 अलग अलग स्टैंडर्ड्स को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे थे. जैसे हायर स्टैंडर्ड ऑफ अचीवर्स, ठीक है ना, इन कंपैरिजन विद लोअर स्टैंडर्ड ऑफ अचीवर्स. तो उसमें क्या था कि जो लोअर अचीवर्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, वो सारी देखना, उनको नोट करना और फिर उनको दूर करने की कोशिश करना. ठीक? तो क्या होगा? हमारा क्लासरूम एक लेवल का मेंटेन होगा. क्लास का सबसे होशियार बच्चा और क्लास का सबसे वीक बच्चा,
तो मेन क्राइटेरिया क्या होगा ऐसा मेंटोर आप लोगों का, कि जो वीक बच्चा है उसको होशियार बच्चे के लेवल पे लेके आना ना। होशियार तो होशियार है ही, ये चीज समझ में आई। ये काम था हमारा नॉर्म बेस्ड का, जहां पे हम लोग नॉर्म्स लगा रहे थे अपने स्टैंडर्डाइज। अब क्राइटेरिया में हमने क्या पढ़ा था कि उसके बिहेवियरल चेंजेस देखने पड़ेंगे हमको, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा क्या है कि क्या नहीं है। लेकिन दोनों ही जो हमारे टेस्ट हैं मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट के ओवरऑल अपग्रेडेशन में काम आएगा। ये चीज समझ में आई बेटा हाँ मैम। सबको? सबको समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जरूरत क्या है अचीवमेंट टेस्ट की, जिसे करना है वो कर ही लेगा अचीव, है कि नहीं भाई? लिखो इसमें एक लाइन लिख लो पहले, पॉइंट्स बाद में लिखना। लिखो अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड यूनिवर्सली, achievement tests are used universally at a classroom level, at a classroom level mainly for अब डैश लगा के लिखना उसके आगे, हेल्प अ स्टूडेंट इन, मेनली फॉर के आगे डैश लगा के पहला पॉइंट लिखना, हेल्प अ स्टूडेंट in upgrading his grades, help a student in upgrading his grades. Next लिखो, to identify his learning difficulties, to identify his learning difficulties, ब्रैकेट में लिखो persistent और recurring, persistent और recurring। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू मॉनिटर स्टूडेंट, to monitor student learning capabilities, during a teacher student session, during a teacher student session। और लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, to measure the prerequisite skills, prerequisite, REQUISITE, prerequisite skills of an individual to succeed in teacher's plan of action, in
टीचर्स प्लान ऑफ एक्शन। लिखा? Yes, ma'am. तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? अचीवमेंट टेस्ट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम क्यों अचीवमेंट टेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं? पहली बात तो ये कि वो क्लासरूम लेवल पे होता है, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये, वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अपग्रेडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्लास में, तो आप कैसे उसे समझाएंगे? दैट इज अ बिग होमवर्क फॉर अ टीचर इटसेल्फ। समझ में आया? फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग डिसेबिलिटीज को देखना कि क्या कमी है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक, और फिर उनको रूल आउट करना कि क्या क्या हम इसमें मेजर्स ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? हमने पहले लर्निंग डिसेबिलिटी एबिलिटीज को देखा और फिर बाद में हमने लर्निंग एबिलिटीज को देखा। तो स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटीज भी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ को देखकर, सुनकर, समझकर, रट कर, याद कर कर, बार बार लिख कर, अलग अलग तरीके से सब लोगों की लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेंटोर का काम है, ये एक टीचर का काम है, ये एक सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर का काम है कि वो देखे कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ठीक है ना। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? अच्छा, प्री रेक्विजिट स्किल्स क्या होती हैं, कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। गुड, क्योंकि तुम लोगों की नहीं आ रही है ना। हाँ, बताओ बेटा कुछ, प्री रेक्विजिट का मतलब क्या होता है? मैम उस बच्चे की खुद की स्किल्स होना कि टीचर उसकी स्किल्स को यूज कर सके उसको इम्प्रूव कराने में। हाँ, पहले से हम सबके अंदर जो है ना कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो एकदम से हथियार नहीं डाल देने चाहिए कि अरे ये तो बेकार बच्चा है, इसको तो समझ में आएगा ही नहीं। नहीं, हर बच्चा टैलेंटेड होता है किसी ना किसी वे में। तो ये आपका काम है कि आप उस चीज को, उस टैलेंट को बाहर निकालें और उसी के थ्रू, उसी की लैंग्वेज में उसको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करें, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्री रेक्विजिट। ऑलरेडी इनबिल्ट सब में कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं। समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक, अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। कैसे एक अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है? ठीक, लिखा सबने? यस मैम। यस मैम। चलो, इसके पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स में पहले लिखते जाओ, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहला पॉइंट लिखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लिखो, डिजाइन। डिजाइन। नेक्स्ट लिखो, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट।
ब्लूप्रिंट। फिर नेक्स्ट लिखो राइटिंग द क्वेश्चंस, राइटिंग द क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट लिखो मार्किंग स्किल्स, मार्किंग स्किल्स। फिर नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। ठीक, अब जहां ये लिखा है ना लास्ट पॉइंट, इसके आगे डैश लगा के इसके सब पॉइंट्स लिखो। पहला लिखो इसमें पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम, पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम। मैम ये किसमें लिखना था? लास्ट पॉइंट जहां पे आपने लिखा है ना क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, यस मैम। उसके आगे डैश लगा के लिखो। ये 6th पॉइंट के भी सब पॉइंट्स हैं, ठीक है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक, तो उसमें हमने पहला पॉइंट लिखा पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। फिर थर्ड पॉइंट लिखो स्कोरिंग नंबर्स, स्कोरिंग नंबर्स। फिर नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग यूज्ड, टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग यूज्ड। ठीक, लिखे सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. चलो अब पहले पॉइंट पे आओ। पहला पॉइंट क्या था हमारा, बताएगा कोई? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल, ये जितनी भी हम सारी बात कर रहे हैं, आप कोई भी अपना क्वेश्चन पेपर उठा के इमेजिन कर सकते हो, या अगर अभी हाथ में है तो लेके बैठ जाओ। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चाहे एंट्रेंस का पेपर ले लो, चाहे तुम रेगुलर बेसिस क्लासरूम एग्जामिनेशन का ले लो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का ले लो। सबसे पहले ऊपर एक छोटे से ब्लॉक में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। हाँ या ना? यस मैम। हाँ, होते हैं ना। तो दिस ब्लॉक इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम पूरी नॉलेज देते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की, कि हमने उसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या नंबरिंग है, कैसे कैसे हम उसमें मार्क्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई एडेड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको कैसे करना है, या फिर जो एंट्रेंस वाला रहेगा उसमें क्या होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पहले इंट्रोडक्शन में, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक, चलो इसमें लिखो थोड़ा सा, लिखो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग,
this is the first step of planning how to construct a, मैम फर्स्ट में लिखना, एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी मैम। हाँ फर्स्ट में लिखना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में लिख रहे हैं हम लोग। ओके मैम। ठीक है, लिखो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग हाउ टू prepare a test paper or question paper. How to prepare a test paper or question paper. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, every subject has different set of information objectives. Every subject has different set of information objectives. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, it is important for all the students, it is important for all the students to read the instructions carefully, to read the instructions carefully before attempting any question. Before attempting any question. एग्जामिनेशन हॉल में भी बेटा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट दिए जाते हैं कि एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लो, बोलते हैं ना, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम दो। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाला ब्लॉक होता है वो इसीलिए होता है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लो अच्छे से, कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। ठीक है, बाद में आप क्लेम करें कि भाई आपने तो आधे आधे नंबर काट दिए क्वेश्चन पे, क्यों काट दिए। ठीक है ना, इसीलिए जस्ट लाइक अ कंसेंट। समझ आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिजाइन। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन इज बेसिकली पेपर डिजाइन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर बनाते में दिमाग में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ना, कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे। पहले हमें ऑब्जेक्टिव देना है, बाद में सब्जेक्टिव देना है, या पहले हम सब्जेक्टिव खत्म कर लें, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स डालें, है ना। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर्स आउटलुक, कि वो कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता है। जनरली क्या होता है, जितने भी बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स हुए या 15 मार्क्स हुए, वो पहले आ जाते हैं और फिर बाद में छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। या कई बार रिवर्स होता है कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं और फिर बाद में आराम से बड़े क्वेश्चंस लिखते रहो। ठीक है ना, समझ में आया? यस मैम। बीच बीच में बोलते रहा करो ना, मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसको क्या है, डिजाइनिंग पेपर की इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पूरा पेपर डिजाइन कर रहा है, एंड दैट इज अ पर्सनल चॉइस। अगर हम लोग क्लास की बात करें, ठीक है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे वो फिर एक कॉमन चॉइस हो जाती है कि जो सब लोगों के लिए इजीली चेक करने में भी इजी रहे, स्टूडेंट को लिखने में भी इजी रहे, उस तरीके की हम डिजाइन सेट करते हैं। ठीक है,
सो डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। लिखो, इसमें थोड़ा सा लिख लो। अच्छा, जब ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोग पेडागॉगी का पहले यूनिट का एक क्वेश्चन पेपर सेट करके मुझे दिखाना। Ma'am, what will be the design of that? That totally depends on you. You are making a question paper. Ma'am, it's if a university level, if it will be a level of you, then अभी पहले पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है? yes. लिखो चलो इसमें, द सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग। डिजाइन में लिख रहे हैं हम लोग, द सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग a test is to design the questionnaire और क्वेश्चन पेपर एक ही बात है, ठीक है बेटा जी? लिखो इसमें, different questions have different weightage, comma, types and are divided according to their importance, हम थोड़ा सा छूट गया है। टेस्ट इज डिजाइन टू, इसके लास्ट में सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग अ टेस्ट इज डिजाइन टू। मुझे तो याद नहीं, मैंने बोल दिया। अरे कोई रिपीट कर दो। The second step of planning test is to design the question paper. Is to design a Question paper. Different questions have different weightage. Types and are divided. हाँ बस हो गया, थैंक यू दीपांकर। वेलकम। बाकियों का भी हो गया? इसमें ये है ना, एक्चुअली में किसी कॉल आ जाती है तो फिर ये हम लेफ्ट हो जाते हैं इसमें, पता नहीं कैसा है। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, तभी तो मैम। तो तुम लोग लैपटॉप में ओपन किया करो ना, कॉल अलग रहेगी। हाँ मैम, कल से यही करेंगे। चलो, लास्ट क्या लिखवाया था? अच्छा नहीं, मैं समझा रही थी, शायद भूल गई, याद नहीं। हाँ, तो इसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे बेटा किसी भी लेवल पे, अब तो इतने एग्जाम्स दे चुके हो तुम लोग, तो ये तो पता ही होगा ना कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है तो होता है चलो उसमें से थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का या मैक्सिमम 5 नंबर का एग्जाम पेपर में आएगा, ठीक है ना? यही माइंडसेट एक एग्जामिनर के दिमाग में भी होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसका नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा होता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, और अगर ज्यादा नहीं आते हैं तो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 20 नंबर का एक सवाल दे दिया। अब जैसे ये जो हम आजकल पढ़ रहे हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से डेफिनेटली तुम्हारा 20 मार्क का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और नहीं आया तो पूरे पेपर में ऐसे स्प्रेड करके देंगे, अलग अलग सिंगल टॉपिक उठा के, ठीक है ना? समझ में आया ये चीज? कौन सा मैम? मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हाँ, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ही तो चल रहा है हमारा यूनिट, है बच्चों? यही चल रहा है ना? यूनिट 7।
हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। अब इसमें मैम से अभी हाँ मैम अभी ये बहुत बड़ी है, अभी और है। हाँ अभी बाकी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस स्टैंडर्डाइज इसके बाद शुरू हो जाएगा, और उसमें फिर आपको क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, अभी तो हम कर ही रहे हैं, खैर बेसिक, ठीक है। Yes. तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एन एग्जामिनर कि वो किस टॉपिक को कितनी वेटेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हुआ हमारा क्लासरूम लेवल पे, लेकिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे पेपर सेट करते हैं तो हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या टॉपिक बच्चों को ज्यादा आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से देते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ही जो लेस इम्पोर्टेंट है फिर लेस इम्पोर्टेंट है करके हमारा स्कोरिंग और ग्रेडिंग चलती है, समझ में आया। और सारे पेपर्स इसी तरह से सेट किए जाते हैं, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, हमें क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट करना चाहिए कि हर कैलिबर का बच्चा सॉर्ट आउट कर ले, सॉल्व कर ले, लिख ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मुश्किल सवाल डाल दिए तो वो तो नहीं कर पाएंगे सारे बच्चे सॉल्व, तो मिक्सचर होता है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना, समझ में आई ये चीज। यस मैम। यस मैम। हाँ, जब भी एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो वो स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग किया जाता है, टीचर को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए नहीं किया जाता है कि हम टफ से टफ पेपर बना सकते हैं, नहीं। पेपर ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करे या कर सके, ठीक है ना। जब सवाल कॉमन होंगे तभी तो जज करना इजी होगा ना, समझ में आई। यस मैम। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट था, ब्लूप्रिंट। यस मैम। ब्लूप्रिंट क्या होता है। मैम जो पेपर में छप के आता है क्वेश्चन। हाँ, जब पेपर छप के आता है तो पहला क्या होता है, प्रूफ। अच्छा, प्रूफ रीडिंग पता है तुम लोगों को क्या होती है, प्रूफ रीडिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग नहीं मैम। यस मैम पता है। बताओ हरिकेश। उसमें कोई गलती ना हो मैम प्रिंटिंग में, और टेक्निकल एरर ना, जैसे कहीं कॉमा फुल स्टॉप है, ये सब चेक करने के लिए जो दोबारा छपने के बाद चेक करते हैं वही प्रूफ रीडिंग होती है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। प्रूफ रीडिंग होती है जब हमने, सपोज मैंने एक पेपर बना के दे दिया, ठीक है ना, तो भाई मेरे पेपर में भी गलतियां होंगी, हो सकता है मैंने मार्क्स ना लिखे हो या मैंने कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया हो, तो क्या होता है एक सिंगल पेपर प्रूफ रीडिंग के लिए टीचरों के पास भेजा जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसकी फाइनल प्रिंटिंग होती है। तो जो प्रूफ रीडिंग होती है इज बेसिकली ब्लू प्रिंटिंग, जिसमें हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। उसमें कई बार क्या होता है, हमको क्वेश्चन पेपर बनाते समय हो सकता है क्या चीज दिमाग में रही हो, तो जब ब्लू प्रिंटिंग आती है तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन काट देते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, या उसको और उसके अलग सब हिस्से कर दिए कि चलो ऐसे नहीं तो बच्चा ऐसे सॉर्ट आउट कर लेगा, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद ही फिर उसकी फाइनल प्रिंटिंग होती है, लेकिन कई बार फाइनल प्रिंटिंग में भी गलत होती हैं चीजें, तो आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आके समझाया जाता है ना, समझ में आया बच्चों। यस मैम। यस हाँ, मैम। चलो थोड़ा हाँ ना कर दिया करो ना, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो ब्लूप्रिंट में लिखो, थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिए द थर्ड स्टेप ऑफ प्रेपरेशन, the third step of preparation for a question paper is called blueprinting. The third step of preparation of a question paper is called blueprinting. उसे apostrophe में लगा देना। The next point लिखो, these are done
before the final settlement of a question paper. These are done before the final setup of a question paper to check for any to check for any mistakes comma additions or any subtraction before the final release. Ma'am, before the final Release. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में बेटा. The final layout of the paper according to number of rows and columns, according to number of rows and columns, comma any special markers, etc. are looked out for. ठीक है. मतलब कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा तो नहीं है कि अच्छा तुम जब नॉर्मली भी वर्ड फाइल पे काम करते हो तो किसी को सेंड करने से पहले वो उसको देखते हो ना कि कॉलम सही आ रहे हैं, यहाँ वहां तो नहीं भाग रहे हैं. ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई लाइन घटानी बढ़ानी तो नहीं है. ये सारी चीजें हम लोग नॉर्मल जब वर्ड पे काम करते हैं तब भी चेक करते हैं. तो सेम गोज विद ब्लू प्रिंटिंग. उसमें भी हम लोग सिर्फ यही चीजें देखते हैं कि कुछ ऐड तो नहीं करना है, लैंग्वेज सही है, सवाल सही है, या ये सवाल काटना है, इसकी जगह दूसरा ऐड कर देना है. ठीक है ना. स्पेशल मार्कर्स में कई बार क्या होता है, बुलेट्स ऐड करते हैं लोग. ठीक है, या कुछ अंडरलाइन करना है, किसी क्वेश्चन को स्पेशल नंबर देना है, वेटेज देना है. तो बेसिकली एक फाइनल वो देने से पहले प्रिंटिंग में हम उसको चेक करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है हमारे पेपर में. समझ में आया बच्चों? यस मैम. चलो अच्छा ये बताओ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस किस को याद है? देखो सब लॉस्ट वर्ल्ड हो गए. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी याद है किसी को? मैम, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वाला. हाँ याद है. मैम, इसको ब्लूम ने बनाया था 1956 में. हाँ तो मुझे उसके वो बताओ मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ब्लूम्स के.
मैम एवोल्यूशन, क्रिएटिंग, एनालिसिस और क्या था मैम, और याद नहीं। मेन अरे 3 डोमेन थे मैम के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और स्किल, साइकोमोटर। हम्म मैम मैगी वाला एग्जाम्पल आपने दिया था इसमें, ये याद है। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है, खैर चलो थोड़ा ना नेक्स्ट टर्न पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ के आना, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अभी काम आएंगे इस वाले चैप्टर में, इस वाले यूनिट में, ठीक है। ओके मैम। और चलो मैं तुम लोगों को ना कुछ व्हाट्सएप करूंगी, उसको भी एक बार पढ़ के फिर मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत, इसमें ना बहुत गंदा गंदा लिख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ काला हो गया है, ठीक है। मैम व्हाट वाज इट एक्स्ट्रा आर लुक्ड आउट फॉर, स्पेशल मार्कर्स एक्स्ट्रा आर लुक्ड आउट फॉर। अरे अब मुझे तो याद नहीं, किसने लिखा है तो बता दो। मैम एक्स्ट्रा, बस यहीं तक लिखा था, लुक आउट फॉर। हाँ सेंटेंस खत्म हो गया था, लुक्ड आउट फॉर, ओके मतलब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ और डिफरेंट तो नहीं करना है, उसको देखना, ठीक है। जस्ट अ ट्विस्ट ऑफ लैंग्वेज, और कुछ नहीं है, समझ में आया। यस मैम। ओके, अभी 5 मिनट दे रही हूँ, सब लोग एक बार पढ़ लो, समझ लो, और फिर मुझे बताना क्या चीज नहीं समझ में आई आज के उसमें। आज कौन नहीं है? नेहा नहीं है ना? नेहल, नेहल इज नॉट देयर। मैम शी इज देयर। ओके, हाँ देख लिया मैंने नेहल, आई थॉट यू वर स्लीपिंग। नो मैम। और ये वेयर इज अंसारी? अंसारी ना, ही लेफ्ट। यस मैम।